हेलो एवरीवन। आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न, मटकी किस राज्य का लोकप्रिय नृत्य है? तो सही आंसर इसके हो जाएंगे सी, मध्य प्रदेश राज्य का लोकप्रिय नृत्य है मटकी। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? कौन सी है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा, वो हो जाएगा बी, डुरंड कप। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। कौन सी भारत की सबसे पुरानी फुटबॉल प्रतियोगिता है? तो याद रखिए डुरंड कप। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन है? कौन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष? तो याद रखिए एनी बेसेंट। एनी बेसेंट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? 50 मिलियन, 20 मिलियन, 150 मिलियन या 100 मिलियन? तो इसके सही आंसर हो जाएंगे, वो हो जाएंगे सी, 150 मिलियन। सूर्य पृथ्वी से लगभग कितना दूर है? तो याद रखिए 150 मिलियन है, सी का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम क्या है? क्या है नाम भारत के सबसे दक्षिणी सिरे का नाम? तो याद रखिए इंदिरा पॉइंट है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति को किस नाम से जाना जाता है? किस नाम से जाना जाता है भारत में श्वेत क्रांति को? तो याद रखिए ऑपरेशन फ्लड के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लोक नृत्य चिराव मुख्य रूप से किस भारतीय राज्य से संबंधित है? किस भारतीय राज्य से संबंधित है लोक नृत्य चिराव? तो याद रखिए मिजोरम राज्य से संबंधित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है शरीर में विटामिन डी की कमी से? तो याद रखिए सूखा रोग। इसके सही आंसर हो जाएंगे ए, सूखा रोग। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था? किसके शासनकाल में हुआ था चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन? तो याद रखिए कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन कनिष्क के शासनकाल में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ताजमहल के निर्माण में कितना समय लगा? ऑप्शन है 19 वर्ष, 20 वर्ष, 24 वर्ष या 18 वर्ष? तो याद रखिए ताजमहल के निर्माण में 20 वर्ष समय लगा था। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शाहजहाँनामा के लेखक कौन है? कौन है शाहजहाँनामा के लेखक? ऑप्शन है शाहजहाँ, गुलबदन बेगम, इनायत खां या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिए शाहजहाँनामा के लेखक है इनायत खां। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, खरीफ फसल काटी जाती है, कब काटी जाती है खरीफ फसल? ऑप्शन है अक्टूबर नवंबर या जनवरी फरवरी या मार्च अप्रैल या मई जून?
तो याद रखिए खरीफ फसल काटी जाती है अक्टूबर नवंबर के महीने में। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? सम्राट अशोक किस वंश से संबंधित है? तो याद रखिए मौर्य वंश से संबंधित थे। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं, राइडर कप का संबंध किस खेल के साथ है? याद रखिए गोल्फ खेल के साथ है राइडर कप का संबंध। ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर ने जाजिया कर समाप्त किया था। कब समाप्त किया था अकबर ने जाजिया कर? तो याद रखिए 1564 ईस्वी में समाप्त किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले प्रश्न पे आते हैं। अगला प्रश्न है, एशियाटिक सोसाइटी का संस्थापक कौन था? एशियाटिक सोसाइटी के संस्थापक कौन था? तो याद रखिए इसका संस्थापक था विलियम जोन्स। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? गंगा नदी के दो प्रमुख स्रोत क्या है? तो याद रखिए भागीरथी और अलकनंदा। ये ऑप्शन इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? ऑप्शन है नाइट्रोजन ऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड या हाइड्रोजन। तो याद रखिए ग्रीन हाउस प्रभाव किस गैस के कारण होता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, लौह पुरुष के नाम से प्रसिद्ध है। लौह पुरुष के नाम से कौन प्रसिद्ध है? किसे लौह पुरुष कहा जाता है? तो याद रखिए सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकबर का मकबरा कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है अकबर का मकबरा? ऑप्शन है सिकंदरा, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी या अजमेर। तो याद रखिए यह सिकंदरा में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? कौन था अभिनव भारत का संस्थापक? वीर सावरकर। अभिनव भारत का संस्थापक कौन था? तो याद रखिए वीर सावरकर था। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है। कौन है रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य भारत में? तो याद रखिए केरल राज्य है। भारत में रबर का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य है केरल। ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है? कौन सा है सबसे छोटा महासागर? तो सबसे छोटा महासागर है आर्कटिक महासागर। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? अजंता की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह महाराष्ट्र में स्थित है। अजंता की गुफाएं महाराष्ट्र में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वंदे मातरम किसका कथन है?
इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सही आंसर? वंदे मातरम किसका कथन है? तो याद रखिए यह बंकिम चंद्र चटर्जी का कथन है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गुवाहाटी किस नदी के किनारे स्थित है? ऑप्शन है सतलज, ब्रह्मपुत्र, झेलम या गंगा। तो सही आंसर इसका हो जाएगा बी, ब्रह्मपुत्र नदी के किनारे स्थित है गुवाहाटी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नेताजी मेला किस राज्य में लगता है? किस राज्य में लगता है नेताजी मेला? तो याद रखिए यह असम में लगता है। नेताजी मेला किस राज्य में लगता है? तो याद रखिए असम में लगता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? क्या होगा इसका आंसर? नासिक किस नदी के किनारे स्थित है? तो याद रखिए यह गोदावरी नदी के किनारे स्थित है नासिक। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया था? तो याद रखिए विनोबा भावे ने। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार हैं? कौन है रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार? तो याद रखिए कालिदास। रघुवंश महाकाव्य के रचनाकार है कालिदास। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे गए हैं ये प्रश्न। वैसे तो सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। भागीरथी नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखिए इसका आंसर हो जाएगा डी, गौमुख से निकलती है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? कहाँ है विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय? तो याद रखिए यह जनेवा में है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। विश्व स्वास्थ्य संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो जनेवा में है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अकेरी कहाँ की लोक नृत्य है? तो याद रखिए यह मध्य प्रदेश की लोक नृत्य है अकेरी। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, यह भी मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान का निर्माता किसे माना जाता है? किसे माना जाता है भारत के संविधान का निर्माता? तो याद रखिए BR अम्बेडकर को। भारत के संविधान का निर्माता BR अम्बेडकर को माना जाता है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किसने कराया था? तो याद रखिए शेरशाह सूरी ने कराया था भारत में ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। स्वतंत्र भारत के लोकसभा का पहला अध्यक्ष कौन था? कौन था पहला अध्यक्ष? तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी, GV मावलंकर। ठीक है, चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
गुलाम वंश की स्थापना किसने की थी? किसने की थी गुलाम वंश की स्थापना? तो याद रखिए कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ठीक है, गुलाम वंश की स्थापना की थी कुतुबुद्दीन ऐबक ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है औरंगाबाद, अजमेर, आगरा या दिल्ली। ढाई दिन का झोपड़ा कहाँ पर स्थित है? तो याद रखिए यह अजमेर में स्थित है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। बी करेक्ट है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? किस दिन मनाया जाता है राष्ट्रीय खेल दिवस? तो याद रखिए यह 29 अगस्त को मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राष्ट्रीय खेल दिवस किस दिन मनाया जाता है? तो 29 अगस्त को मनाया जाता है। यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, जीके हैं। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी भारत की सबसे लंबी नदी है? कौन सी सबसे लंबी नदी है भारत की? तो याद रखिए गंगा नदी जो है वो सबसे लंबी नदी है भारत की। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में कितनी है? ऑप्शन है 4, 6, 8 या 10। तो याद रखिए शास्त्रीय नृत्य की संख्या भारत में 8 है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव ने सर्वप्रथम किस धातु का प्रयोग किया था? ऑप्शन है लोहा, चांदी, तांबा या पीतल। तो याद रखिए मानव ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया था। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शरीर में विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग उत्पन्न होता है? कौन सा रोग उत्पन्न होता है विटामिन बी की कमी से? तो याद रखिए बेरी। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। शरीर में विटामिन बी की कमी से बेरी रोग उत्पन्न होता है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सबसे बड़ी रेखा कौन सी है? कौन सी है सबसे बड़ी रेखा? तो याद रखिए भूमध्य रेखा जो है वो सबसे बड़ी रेखा है। ऑप्शन नंबर बी इसका सही हो जाएगा, भूमध्य रेखा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य कब हुआ? कब हुआ था मोहनजोदड़ो का उत्खनन कार्य? तो याद रखिए यह 1922 ईस्वी में हुआ था। और 1921 ईस्वी में हड़प्पा सभ्यता का उत्खनन का कार्य हुआ था। 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन का कार्य हुआ। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, क्षुद्रग्रह पट्टी किन दो ग्रह के बीच स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे सही आंसर? किन दो ग्रह के बीच स्थित है क्षुद्रग्रह? तो याद रखिए मंगल और बृहस्पति के बीच है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महाराष्ट्र के महिलाओं द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है? ऑप्शन है घूमर नृत्य, बिहू नृत्य, लावनी नृत्य या भांगड़ा नृत्य। तो याद रखिए लावनी नृत्य किया जाता है महाराष्ट्र के महिलाओं द्वारा। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बरमूडा ट्रायंगल क्षेत्र किस महासागर में स्थित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे ए, अटलांटिक महासागर में स्थित है बरमूडा ट्रायंगल।
चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी? किस क्रांतिकारी को फांसी की सज़ा दी गई थी अंग्रेजों द्वारा? तो याद रखिए, राजगुरु को दी गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन है वैशाली, कौशाम्बी, श्रावस्ती या चंपा। तो सही आंसर इसके हो जाएंगे डी, चंपा। अंग महाजन पद की राजधानी कहाँ थी? तो याद रखिए चंपा में थी। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत का केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? इसके सही आंसर हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे इसके आंसर? इसके आंसर हो जाएंगे बी, लखनऊ। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। केंद्रीय औषध अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो लखनऊ में स्थित है। चलते अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन से देश पार्क स्ट्रेट से जुड़े हैं? तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, भारत एवं श्रीलंका जुड़े हैं पार्क स्ट्रेट से। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, ये एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं। अगला प्रश्न है, मानव शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती हैं? कितनी हड्डियां होती हैं मानव शरीर में? तो याद रखिए 206 हड्डियां होती है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गांधी जी द्वारा सन 1933 तक संपादित समाचार पत्र का नाम क्या था? क्या था नाम? तो याद रखिए यंग इंडिया। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ई का अच्छा स्रोत कौन सा है? कौन सा है विटामिन ई का अच्छा स्रोत? तो याद रखिए ताज़ा सब्जियां। ताज़ा सब्जियां जो हैं विटामिन ई का अच्छा स्रोत हैं। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? किसने की थी? तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले ने की थी। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले किसने किया था? ये मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। इसके आंसर हो जाएंगे सी, दादा भाई नौरोजी ने। भारत में राष्ट्रीय आय का आकलन सबसे पहले दादा भाई नौरोजी ने किया था। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएंगे इसके। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, सुनामी का मुख्य कारण क्या है? समुद्री सतह पर भूकंप सुनामी का मुख्य कारण है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, शांत घाटी किस राज्य में स्थित है? किस राज्य में स्थित है शांत घाटी? तो याद रखिए यह केरल में स्थित है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। शांत घाटी केरल राज्य में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? किस राज्य को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश को चावल का कटोरा कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट हो जाएंगे, आंध्र प्रदेश। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश कौन सा है? ऑप्शन है केरल, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु या आंध्र प्रदेश। तो याद रखिए पश्चिम बंगाल जूट उत्पादन में सबसे प्रचुर प्रदेश है।
ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। WTO का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन है न्यूयॉर्क, जिनेवा, पेरिस या दोहा। तो इसके आंसर हो जाएंगे बी, जिनेवा। WTO का मुख्यालय है जिनेवा। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु कौन था? कौन था महात्मा गांधी का राजनीतिक गुरु? तो याद रखिए गोपाल कृष्ण गोखले। गोपाल कृष्ण गोखले जो था वो महात्मा गांधी के राजनीतिक गुरु थे। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? कौन सा है सबसे ऊंचा जलप्रपात? तो याद रखिए जोग प्रपात। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मानव विकास सूचकांक किसने विकसित किया था? किसने विकसित किया था? महबूब उल हक ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। हेलो एवरीवन, आज हम लोग सामान्य ज्ञान पढ़ेंगे। मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके पढ़ने वाले हैं जो एग्जाम में हमेशा पूछे जाते हैं, रिपीट किए जाते हैं। चलते हैं पहले प्रश्न पे। राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख कौन होता है? कौन होता है राज्य सरकार का संवैधानिक प्रमुख? तो याद रखिए राज्यपाल होता है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न, राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान कहाँ स्थित है? कहाँ स्थित है? तो याद रखिए यह जयपुर में स्थित है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। राष्ट्रीय कृषि विपणन संस्थान जयपुर में स्थित है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? कौन थी? तो याद रखिए एनी बेसेंट। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट हो जाएंगे। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष थी एनी बेसेंट। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह कहाँ से शुरू किया था? कहाँ से शुरू किया था महात्मा गांधी ने नमक सत्याग्रह? तो याद रखिए साबरमती से। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार यह एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किसके शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था? तो याद रखिए शाहजहां के शासनकाल को मुगल वास्तुकला का स्वर्ण युग कहा जाता था। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत किसने की? किसने की थी द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत? तो याद रखिए रॉबर्ट क्लाइव ने की थी। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? किस वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी? तो याद रखिए संगम वंश ने। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। संगम वंश ने विजयनगर राज्य की स्थापना की थी। ओके, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? मोतियों का शहर किस शहर को कहा जाता है? तो याद रखिए हैदराबाद को कहा जाता है। मोतियों का शहर हैदराबाद को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है,
भगवान बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? कहाँ हुआ था भगवान बुद्ध का जन्म? तो याद रखिए लुम्बिनी में हुआ था। भगवान बुद्ध का जन्म हुआ था लुम्बिनी में। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, वेदों में सबसे पुराना वेद कौन सा है? कौन सा है सबसे पुराना वेद? तो याद रखिए ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है। ठीक है, वेदों में सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, जापान की राजधानी का नाम क्या है? जापान की राजधानी क्या है? तो याद रखिए जापान की राजधानी है टोक्यो। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। और हाँ, यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, कई बार ये एग्जाम में पूछे जा चुके हैं जापान की राजधानी के बारे में। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, भारत के स्पाइस गार्डन के रूप में किसे जाना जाता है? तो याद रखिए इसके आंसर हो जाएंगे केरल। केरल को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, राजहंस पर्व किस भारतीय राज्य में मनाया जाता है? कहाँ मनाया जाता है राजहंस पर्व? तो याद रखिए आंध्र प्रदेश में मनाया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगले प्रश्न है, समुद्रगुप्त का दरबारी कवि कौन था? कौन था समुद्रगुप्त का दरबारी कवि? तो याद रखिए हरिसेन। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे हरिसेन। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, मेजिनोट रेखा किस देश के बीच स्थित है? किस देश के बीच स्थित है मेजिनोट रेखा? तो याद रखिए फ्रांस और जर्मनी के बीच स्थित है। ऑप्शन नंबर सी इसके करेक्ट आंसर हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? यह मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न है, यह भी कई बार एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। ठीक है, पंजाब किस नदी के तट पर स्थित है? तो इसके आंसर हो जाएंगे सतलज। सतलज नदी के तट पर स्थित है पंजाब। ऑप्शन नंबर ए इसके करेक्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है का नारा किसने दिया था? किसने कहा था स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है? महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या जवाहरलाल नेहरू? तो इसका सही आंसर हो जाएंगे सी, बाल गंगाधर तिलक ने कहा था। ठीक है, चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? इनमें से कौन सी फसल खरीफ फसलों का उदाहरण है? तो याद रखिए कपास खरीफ फसलों का उदाहरण है, खरीफ फसल है। ऑप्शन नंबर बी इसके करेक्ट हो जाएंगे। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो याद रखिए दूसरा स्थान है। गेहूं के उत्पादन में भारत का विश्व में दूसरा स्थान है। चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, पंचतंत्र के लेखक थे, कौन थे पंचतंत्र के लेखक? तो याद रखिए विष्णु शर्मा। ऑप्शन नंबर 20 के करेक्ट हो जाएंगे। पंचतंत्र के लेखक थे विष्णु शर्मा। ओके, अभी के लिए इतना ही। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जीके जीएस के साथ, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट है।